द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे स्टूडेंट जो अभी हाल ही में चैनल से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने MPPSC प्री, मेंस तथा इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हों तो वो ज़रूर देखें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये टॉपिक है एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। इसको मैंने हेडिंग दी हुई है संविधान की किताब में कैद, UCC कानून बनने की ओर अग्रसर। इस पर आज हम चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। ये टॉपिक लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आगामी जो MPPSC प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, इसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही मेंस में इसका समसामयिक निबंध भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, इस तरह का कंटेंट इतना व्यवस्थित, इतना सफिशिएंट और इतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जो चर्चा मैं करने वाला हूँ उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर हम चर्चा इस पर करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं चर्चा में क्यों, UCC क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मत इस पर क्या है, लागू क्यों होना चाहिए या लागू होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, इसी तरीके से लागू होने के विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं और इसकी क्या चुनौतियां हैं, है ना। तो ये पॉइंट है इसमें। इसके अलावा इसका विरोध क्यों हो रहा है, लगातार विरोध चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं। सरकारी प्रयास, सरकार ने इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए हैं, UCC पर 22वें विधि आयोग का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके क्या पॉइंट्स हैं, इसके बाद इसके लागू करने के संबंध में क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरह से सरकार लागू करे, समाधान सुझाव, और लास्ट में जो है संबंधित प्रश्न, क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से प्री, मेंस, इंटरव्यू में, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये चर्चा में क्यों आया। तो इसकी चर्चा में आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनका कथन ये है कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता है, और उनका स्टेटमेंट है जो आप खुद सुन सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो जैसा कि आपने
सुना मोदी जी को कि जिस तरह से उन्होंने यूसीसी की बात कही है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी आगे, पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरा जो स्पीच है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने के बारे में कहा है। इसके अलावा इसका जो मतलब है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसका मतलब यही है। इसके अलावा 22वें विधि आयोग ने यूसीसी को लागू करने के संबंध में जो संबंधित लोग हैं उनके लिए एक अधिसूचना जारी की है। उसका समय है 14 जून 2023 को अधिसूचना जारी करके संबंधित लोगों तथा धार्मिक संगठनों से आपत्तियां एवं राय मांगी। यहाँ पर मैंने 22वें विधि आयोग के गठन के बारे में भी देखो लिखा हुआ है। इसका जो गठन हुआ है 21 फरवरी 2020 को हुआ है। ये आपको प्री एग्ज़ाम में और मेंस में 3 मार्कर्स में पूछ सकता है। इसके जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं। जो आपत्तियां, जो राय विधि आयोग द्वारा मांगी गई है, तो उसके संबंध में यहाँ पर मैंने एक आंकड़ा दिया हुआ है। 13 जुलाई तक का आंकड़ा है। 13 जुलाई 2023 तक लगभग 60 लाख से अधिक लोगों द्वारा सुझाव दिए गए हैं। अभी ये जो समय है 20 जुलाई तक बढ़ाया गया है विधि आयोग द्वारा, यानी 20 जुलाई तक जो है लोगों को अपनी आपत्तियां, अपनी राय देना है यूसीसी लागू करने के संबंध में। अभी तक जो आंकड़े आए हैं 60 लाख तक, उनमें से ज़्यादातर यानी 90% जो सुझाव हैं वो ईमेल के जरिए भेजे गए हैं। तो इन सुझावों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है उसके ज़रिए इनकी छँटनी की जाएगी। तो विधि आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो गई है इतने सारे सुझावों को छांटने की। मतलब कहने का ये हुआ कि सरकार को लागू करने की चुनौती तो है ही, वो तो बात की बात हो गई। अभी जो सुझाव जनता द्वारा भेजे गए हैं, धार्मिक संगठनों द्वारा भेजे गए हैं, उन सुझावों की छँटनी करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो ये है इस तरीके से चर्चा में क्यों ये रहा है ये मुद्दा, इस पर हमने बात की। इसके बाद आगे है यूसीसी क्या है ना, इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका देखिए मतलब होता है कि देश के जो लोग हैं, सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं ना, इससे आशय देश के सभी धर्मों के लोगों की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां मतलब विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, भरण पोषण है, उत्तराधिकार यानी वसीयत है, संपत्ति का बंटवारा है ना, इनको ये सामाजिक गतिविधियाँ। तो इन सभी सामाजिक गतिविधियों में एक जैसे सामाजिक विधान होना, इसको कहा जाता है एक समान नागरिक संहिता, है ना। सभी धर्मों के जो लोग हैं उनकी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, सामाजिक गतिविधियाँ यानी ये विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, उत्तराधिकार है, गोद लेना है, इन सभी मामलों में एक जैसे सामाजिक विधान या सिविल कानून लागू होना, व्यक्तिगत कानून लागू होना, इसको कहा जाता है यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता। इसके आगे है, फिर इसका मैंने दूसरा अर्थ यहाँ पर बताया हुआ है, अर्थात अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होकर एक जैसे सिविल कानून या सामाजिक विधान या पर्सनल लॉ होना। तो ये है यूसीसी के बारे में। इसके आगे फिर यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि वर्तमान में देश में जो कानून है उनकी स्थिति क्या है ना। हमारे देश में जो कानून अभी कार्यरत हैं, जो लागू हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर मैंने एक चार्ट के जरिए बताई, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के मैंने कानून बताए हुए हैं। इसमें चुनाव आचार संहिता है, फिर फौजदारी आपराधिक कानून है,
और सिविल या दिवानी कानून है। तो इस तरीके से जो है 3 तरह के कानून यहाँ पर लागू हैं। चुनाव आचार संहिता उसके नाम से स्पष्ट है। हाँ, चुनाव आचार संहिता जो है उसको आप जैसे नाम से स्पष्ट है कि चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए संहिताएं निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जाती हैं, है ना। ये है चुनाव आचार संहिता। फौजदारी जो कानून है उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट आते हैं। आईपीसी 1860 का है, सीआरपीसी 1973 का है, एविडेंस एक्ट जो है ये 1872 का है। तो ये कानून फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और ये मारपीट है, हत्या है, अपहरण है, गाली गलौज है, धमकी है, इनसे संबंधित कानून माने जाते हैं। इसके बाद सिविल या दीवानी कानून, दीवानी जो कानून हैं उनमें सामाजिक गतिविधियां हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा है, विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, उत्तराधिकार संबंधी जो कानून हैं ये सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप देखते हैं कि जो सिविल कानून हैं वो सभी धर्मों के लिए अलग अलग बने हुए हैं, इनमें एक रूपता या समानता नहीं है। जबकि ये जो चुनाव आचार संहिता है, आपराधिक जो कानून है, क्रिमिनल जो लॉ हैं, वो जो है सभी धर्मों के लिए एक समान है, अलग अलग नहीं है। तो ये कानून की स्थिति है भारत में। इसके बाद आगे आता है अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कौन कौन से कानून हैं जो सिविल कानून या दीवानी कानून जो अलग अलग हैं सभी के लिए। तो उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, इनके लिए सेम कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, 2005 में इसमें संशोधन किया गया। मुस्लिम वर्ग के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, 1937 का है ये। इसी तरीके से ईसाई विवाह अधिनियम है 1873, और पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 का है। सिखों के लिए आनंद विवाह या सिख विवाह अधिनियम 2012 का। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून बने हुए हैं। इन्हीं में एक रूपता लाने की बात कही जा रही है ना। अगर देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो ये सारे जो सिविल कानून हैं, पर्सनल लॉ हैं, उनमें समानता हो जाएगी, यानी ये एक समान हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अगर एक समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो ये जो अलग अलग सिविल कानून हैं, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो सिविल कानून या व्यक्तिगत कानून हैं, पर्सनल लॉ हैं, उनमें समानता हो जाएगी, एक जैसे हो जाएंगे, सभी पर एक जैसे लागू होंगे। फिर भी देश में कुछ ऐसे सिविल संबंधी कानून हैं जो सभी धर्मों में समान रूप से लागू होते हैं। उनमें ये हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 मैंने कानून यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता इसको हिंदी में कहते हैं, 1908 की सीपीसी। ये जो हैं ये सभी धर्मों पर समान रूप से अभी भी लागू होते हैं, इनमें असमानता नहीं है, है ना। बाकी जो सिविल कानून हैं वो सभी धर्मों में अलग अलग लागू होते हैं। तो ये है। इसके बाद आगे अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका इतिहास क्या है, कब ये इस पर चर्चा स्टार्ट हुई, है ना। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट करके बताया है, ब्रिटिश शासनकाल, स्वतंत्रता के बाद। तो ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहले इस पर जो चर्चा हुई थी वो 1835 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि क्राइम है, एविडेंस है तथा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कानूनों में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया था, 1835 की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया था कि क्राइम, एविडेंस तथा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कानूनों में
एक रूपता लाने की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में हिंदू तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे अलग रखा गया था, जो अभी भी अलग है ना। और इसके बाद जो है आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, बनी थी, 1860 की है। लॉर्ड मैकाले द्वारा इसको बनाया गया था, 1862 में लागू हुई है, आज भी लागू है आईपीसी। इसी के तहत जो भी अपराध किए जाते हैं उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया। 1941 की हम बात करें तो 1941 में हिंदू जो कानून हैं उनको संहिताबद्ध करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे बी.एन. राव, है ना। बी.एन. राव की अध्यक्षता में 1941 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका पर्पस था हिंदू जो कानून है ना उनको संहिताबद्ध करना। तो ये इस तरीके से समिति थी। बी.एन. राव जो है ये संविधान सभा के अंतर्गत भारत के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ यूसीसी को लेकर के, तो स्वतंत्रता के बाद इस कमेटी की सिफारिश पर 1948 में पहली बार संविधान सभा में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया था, है ना। फिर ये जो बिल था इसके आधार पर 4 अलग अलग अधिनियम पारित किए गए थे संसद द्वारा। उसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, 1955 का है ये। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, और आगे है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। तो इस तरीके से ये 4 जो अधिनियम थे संसद ने इस बिल के आधार पर पास किए थे। इसके आगे है स्वतंत्रता के बाद आगे क्या हुआ। ये चारों जो अधिनियम हैं हिंदू, बौद्ध, जैन के सामाजिक मामलों पर लागू होते हैं, अभी भी लागू होते हैं। लेकिन मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून बने हुए हैं। तो ये व्यवस्था इस तरीके से आज भी चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में इस पर कहाँ पर बात कही गई है ना। तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 44 है, इस आर्टिकल में ही एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं, उनके अंतर्गत ही एक आर्टिकल है 44, वहाँ पर ही जो है यूसीसी की बात कही गई है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, यानी सरकार को, राज्य यानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में यहाँ पर अधिकार दिया गया है। आगे क्या है, आगे जो आर्टिकल 37 है इसमें लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इनको न्यायालय सरकार को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में, डीपीएसपी के अंतर्गत पहला जो आर्टिकल 36, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य के अंतर्गत सरकार को सम्मिलित किया गया है। सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों को इसमें राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें समान नागरिक संहिता आती है। इसको लागू करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। इसके अलावा जो सिविल कानून है वो समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि है वो 5 का विषय माने जाते हैं, है ना। समवर्ती सूची में टोटल 47
प्रविष्टियाँ हैं, टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो 5 पॉइंट है, 5 प्रविष्टि है, वहाँ पर विवाह है, तलाक है, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो उसका ये विषय है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस विषय पर यानी सिविल कानून पर विवाह जो तलाक हैं, उत्तराधिकार हैं के मामले हैं, तो इन पर जो है केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ, समर्थित सूची में सम्मिलित होने का मतलब यही होता है कि समर्थित सूची संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये इसका जो निचोड़ है, इसका जो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो एक समान नागरिक संहिता है, यूसीसी है, इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में क्या मत है? सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जो है सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे मामले समय समय पर गए हैं, है ना, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, ऐसे मामले गए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है सरकार से कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी का भी स्पीच जो मैंने आप लोगों को सुनवाया है, उसमें भी जो है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों से कहा है, लेकिन सरकारों ने अभी तक लागू नहीं किया है। तो ये जो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन मामलों में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है और इनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दिशा निर्देश दिए हैं कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मामले हैं। साहे बानो प्रकरण 1985 का है, सरला मुदगल प्रकरण है 1995 का, जॉन बलवंत प्रकरण है 2003 का, सायरा बानो प्रकरण 2017 का है, जोस पावलो प्रकरण 2019 का है। तो इस तरीके से ये मामले हैं। इसके अलावा जब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करने के लिए कहा और उसके बाद भी ये अनुच्छेद लागू नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोल दिया था कि अनुच्छेद 44 जो है वो एक मृत अक्षर बन गया है, यानी इसका ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसको लागू सरकार नहीं कर रही है ना। एक सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है और इसी आधार पर केंद्र सरकार ने 2019 में एक अधिनियम पास किया है। ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में एक कानून पास किया है, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019। ये अधिनियम जो है 2019 में पास किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें अगर उस कानून का उल्लंघन होता है तो 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद इसके लागू करने के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, इसको भारत में लागू क्यों किया जाना चाहिए, तो इसके तर्क मैंने बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये है कि जो लैंगिक भेदभाव है, महिलाओं के बीच जो भेदभाव होता है, इसको हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव, इसको समाप्त करने के लिए यूसीसी को लागू करना जरूरी है ना। महिलाओं के साथ होने वाला जो भेदभाव है उसको समाप्त करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। इसके बाद आता है जो अलग अलग कानून हैं उनमें एक रूपता लाकर व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना, ये दूसरा पॉइंट इसमें आता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून बने हुए हैं, तो इसके आधार पर काफ़ी भेदभाव होता है अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ, तो उनको समाप्त करके उनमें एक रूपता लाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा भारतीय जो कानून हैं बहुत परंपरागत कानून हैं, बहुत पुराने कानून हैं, उनमें सुधार लाना जरूरी है ना। उनको वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियाँ, उनके अनुरूप बनाने की बात इसमें कही गई है ना। परंपरागत जो भारत के कानून हैं उनको
वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से परिस्थितियां तेज़ी से बदल रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप उनको लाने के लिए भी जो है इसको यूसीसी को लागू करना जरूरी है। इसके अलावा भारत में बहुत जटिल कानून है, विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार संबंधी जो कानून है वो बहुत जटिल हैं, तो इनको सरल बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है, इसको लागू करना जरूरी है। इसके बाद अलग अलग जो समुदाय हैं उनके बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष चलता रहता है, तो इसको कम करके सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना ये एक इम्पोर्टेंट तर्क है। इसके बाद प्रगतिशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा विश्व के कुछ जो देश हैं वहाँ पर ये व्यवस्था ऑलरेडी लागू है, तो भारत में भी लागू होना चाहिए। ये देश यहाँ पर देखो लिखे हुए आप देख सकते हैं, यूएसए है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, टर्की है, इंडोनेशिया है, सूडान है, मिस्र है। इन देशों में यूसीसी लागू है, तो भारत में भी लागू हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं। जब मुस्लिम कंट्रीज में यूसीसी लागू हो सकता है तो इंडिया में भी लागू होना चाहिए, ये बात इसमें पक्ष में कही गई है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। एकल नागरिकता, सभी को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, सभी भारत के नागरिक हैं तो सभी को अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसे कानून होना चाहिए। तो ये जो है पक्ष में तर्क मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। इसके बाद कुछ विपक्ष में भी तर्क हो सकते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं इसके मार्ग में, है ना। तो वो क्या चुनौतियाँ हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और विपक्ष में तर्क भी है ये कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो व्यक्तिगत कानून हैं उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, उनके प्रावधान जो है बहुत अलग अलग हैं, भिन्न हैं, है ना। तो ये एक बड़ा चैलेंज है ना। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं उनके अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, तो इनके जो पर्सनल लॉ हैं तो इनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक जो है यूसीसी लागू करना एक चैलेंज रहेगा। इसके बाद है भारत में विद्यमान सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग मान्यताओं, विश्वासों के लोग रहते हैं, है ना। उनकी जो मान्यताएं हैं उनको अगर कुठाराघात किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसके बाद आता है संवैधानिक प्रावधानों का विरोधाभासी होना। जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी विरोधाभासी हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है, इसमें विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद जो 25 है ये सबसे बड़ा विरोधाभासी है। इसमें जो है सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको अपने धर्म का पालन करने, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद जो 29 है इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए है ये। इसमें कहा गया है कि देश के नागरिक को अपनी लिपि, भाषा तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, ये बात कही गई। आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता है, तो एक समान नागरिक संहिता की बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ 25-29 है, इसमें जो है उनके अपने धर्म के पालन करने के संबंध में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी बातें हैं, इसलिए जो है इसको लागू करने में काफ़ी चैलेंज है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों द्वारा अपनी पहचान खोने का खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। आगे चुनौती है, मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, तो आम सहमति बनना बहुत कठिन हो रहा है ना। जो भी मुस्लिम संगठन है उनके द्वारा यूसीसी को लेकर के विरोध बना हुआ है और उनके विरोध के कारण लोगों में आम सहमति नहीं बन पा रही है। अलगाववाद को बढ़ावा मिलने की आशंका है ना। राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा वोट बैंक के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जा रहा है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके विशिष्ट रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं। संविधान की अनुसूची जो 6 है उसमें एसटी के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान है ना। संविधान की अनुसूची जो 6 है उसमें
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का वर्णन है। उसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना। इन राज्यों के जो 10 क्षेत्र हैं उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति ने किया है। तो इन क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। तो वहाँ पर कुछ अलग प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं यूसीसी के लागू होने पर। दक्षिण भारत के जो हिंदू परिवार हैं उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर विवाह करने की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, तो उनकी ये प्रथाएं भी यूसीसी लागू होने से प्रभावित हो सकती हैं। अब बात आती है कि विरोध इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है यूसीसी का, पूरे भारत में विरोध हो रहा है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूसीसी का सबसे ज़्यादा जो विरोध करने वाला समुदाय है उसमें मुस्लिम हैं सबसे ज़्यादा, आदिवासी और दक्षिण भारतीय ये ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी पर्सनल लॉ है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है विरोध का, मैंने अभी इसके पहले ही बताया है ना। 1925 का उल्लंघन इसको माना जा रहा है यूसीसी लागू करने को, है ना। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो शरीयत पर आधारित है, और शरीयत बहुत पुराना उनका कानून है, 1400 साल पुराना कानून है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें शरीयत में जो है कुरान तथा पैगंबर हज़रत मोहम्मद की शिक्षाएं बताई गई हैं, तो इसको जो है आस्था से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो कहीं ना कहीं आस्था को चोट हो जाएगी, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है मुस्लिम वर्ग द्वारा। आदिवासी समुदाय को खतरा है कि उनकी परंपराएं नष्ट हो सकती हैं, ये उनको खतरा बना हुआ है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ने वाला है, तो महिलाओं पर यूसीसी लागू होने का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा, और नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ेगा मुस्लिम वर्ग पर। ये जो है मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ। अब सरकारी प्रयास क्या हुए हैं, सरकार द्वारा इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसमें गोवा में ये लागू है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य गोवा जहाँ पर यूसीसी लागू है, और ये पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है, क्योंकि गोवा में 1961 तक पुर्तगालियों का शासन रहा है, तब से जो है इसको लागू किया गया, अभी भी वहाँ पर लागू है। इसके अलावा बीजेपी ने 2014-2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उनकी घोषणा पत्र में यूसीसी को शामिल किया था, तब से जो है इसको लागू करने का प्रयास चल रहा है। अभी उत्तराखंड के चुनाव हुए हैं, तो उत्तराखंड के चुनाव में इसकी घोषणा की गई थी लागू करने की चुनाव से पहले, अभी उस पर बात चल रही है। गुजरात में भी इसको लागू करने की बात हो रही थी, और अभी मध्य प्रदेश में भी, चूँकि मध्य प्रदेश में आगे चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, नवंबर 2022 की बात है कि भाजपा जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने यूसीसी पर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो गैर मंत्रियों द्वारा यानी सांसदों विधायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो गवर्नमेंट जो बिल होता है वो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दो प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट जो बिल होता है उसको सरकार के सदस्य यानी मंत्री प्रस्तुत करते हैं। प्राइवेट मेंबर जो बिल होता है उसको मंत्री प्रस्तुत ना करके जो सांसद विधायक हैं जो सरकार में सम्मिलित नहीं हैं वो प्रस्तुत करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो है यूसीसी पर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, तो उस पर काफ़ी बहस हुई थी। अभी स्पीच के बारे में मैंने बताया था, मोदी जी का स्पीच मैंने सुनाया है, वो स्पीच जो है 27 जून 2023 का है। और यूसीसी पर जो है एक संसदीय स्थायी समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष सुशील मोदी। 22वें विधि आयोग के बारे में मैंने बताया था, इसने जो है लोगों से सुझाव मांगे हैं यूसीसी लागू करने के संबंध में, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यूसीसी पर विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, उस ड्राफ्ट की कुछ खास बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न धर्मों की विवाह संबंधी जो मौजूदा रीति रिवाज हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, है ना।
विभिन्न धर्मों की विवाह संबंधी मौजूदा रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये बात इसमें कही गई है। सभी धर्मों की शादियों का रजिस्ट्रेशन यानी विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, ये इसमें दूसरा पॉइंट है। यानी जो शादियों की रस्में हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से शादियां होती हैं, जो रस्में होती हैं वो बनी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं, मुस्लिम धर्म में कबूलनामा होता है काजी के सामने, और ईसाइयों में चर्च में जो है विवाह होता है, पादरी करवाते हैं। तो इस तरीके से जो रस्में हैं विवाह की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन विवाह जो रजिस्ट्रेशन है, विवाह जो पंजीकरण है, वो अनिवार्य होगा, जो अभी नहीं है। अभी जो है कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं, लेकिन अब यूसीसी अगर लागू होता है तो ये अनिवार्य हो जाएगा, ऐसा ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। विवाह पंजीकरण के लिए जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो जो है सभी पर समान रूप से लागू होंगी। इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस ये होती हैं कि जो भी विवाह करने वाले हैं, विवाहित जो दंपत्ति हैं, उनको जो है कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना, भौतिक रूप से उपस्थित होना होता है। जो शादी कराने वाले हैं, पुरोहित हैं, काजी हैं, पादरी हैं, उनका प्रमाण पत्र लगता है। विवाह की न्यूनतम आयु का ध्यान वहाँ पर रखा जाता है। अविवाहित होने की शपथ का प्रावधान होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है विवाह पंजीकरण के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो सब समान रूप से सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू होंगी, ये बात यहाँ पर कही गई है। तलाक की पहल महिला तथा पुरुष दोनों को समान रूप से इसका अधिकार होगा ना। तलाक की पहल का जो अधिकार होगा वो महिला तथा पुरुष दोनों को होगा। अभी क्या है, अभी हिंदू हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो उसमें जो है दोनों को ये अधिकार रहता है। ईसाई है, सिख है, पारसी है ना, इनमें महिला पुरुष दोनों को ये अधिकार रहता है तलाक के संबंध में, तलाक की पहल का। लेकिन मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसमें केवल पुरुष को ही तलाक की पहल का अधिकार होता है, महिला को नहीं रहता है। तो ये ड्राफ्ट में बताया गया है कि दोनों को ये अधिकार रहेगा। आगे, आदिवासियों की परंपराओं तथा संवैधानिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये प्रावधान है। इसके पहले भी हमने इस पर बात की है। अंतरधार्मिक गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस धर्म का कोई व्यक्ति है वह अपने धर्म के बच्चे को ही गोद ले सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जैसे हिंदू कोख से जन्मा शिशु हिंदू परिवार को ही गोद मिलेगा, ये बात इसमें कही गई है। मतलब अलग धर्म के बच्चे को कोई गोद नहीं ले सकता है, अपने धर्म के बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है। महिला को भी पति की अनुमति से गोद लेने का अधिकार होगा। कहीं कहीं महिला को अधिकार नहीं है गोद लेने का, लेकिन यहाँ पर दोनों का अधिकार होगा, महिला को भी होगा। पिता की मृत्यु पर माँ को अभिभावक का हक मिलेगा। तो ये कुछ ड्राफ्ट के पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हैं। फिर सुझाव क्या होंगे? यूसीसी सरकार लागू अगर करती है तो उसके लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं, किस तरह से लागू सरकार इसको करे? तो उसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूसीसी एक संवेदनशील मामला है, इसको लागू करना सरकार के लिए एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए सरकार इसको लागू कर सकती है। पहला मैंने पॉइंट बताया कि सभी धर्मों के जो व्यक्ति हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनसे व्यापक विचार विमर्श करके ही इसको लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, लोगों पर ये कानून थोप दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा विरोध होगा। जैसे कृषि कानूनों को लेकर के हुआ, बाद में कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा सरकार को, है ना। तो व्यापक विचार विमर्श करके ही जो है इस तरह के कानून लागू किए जाने चाहिए। इसके बाद आदिवासियों सहित सभी जो धर्म के लोग हैं उनकी प्राचीन परंपराओं का ध्यान रखना और उन्हें आहत होने से बचाना। सभी धर्मों के व्यक्तिगत जो कानून हैं उनमें कुछ हद तक एकरूपता लाना जरूरी है। यूसीसी संबंधी जो प्रावधान है उनको एक साथ लागू नहीं करना चाहिए,
बल्कि चरणबद्ध तरीके से उनको लागू करना चाहिए, धीरे धीरे करके लागू करना चाहिए। पहले कुछ प्रावधान लागू कर दें, फिर आगे अगले चरण में कुछ और प्रावधान लागू कर दें। तो इस तरीके से एक साथ सारे प्रावधान लागू नहीं करना चाहिए। इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक ऐसी समिति गठित करना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हों। तो इस तरीके से मैंने ये सुझाव यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद संबंधित प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यूसीसी को लेकर के। तो 3 मार्कर्स या एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें अनुच्छेद 44 यूसीसी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के वाद, इनके बारे में प्री में बन सकता है। 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। यूसीसी पर विचार विमर्श करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके अध्यक्ष सुशील मोदी, अभी मैंने बताया है। यूसीसी की डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है, तो कब घोषित किया है। इसके लिए जो केंद्र सरकार ने कानून पास किया है वो कब पास किया है, उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 5 मार्कर्स में भारत में यूसीसी के निहितार्थ क्या हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, निहितार्थ क्या हैं, भारत में यूसीसी लागू करने के मार्ग में क्या चुनौतियाँ हैं, भारत में यूसीसी लागू करने के लिए उचित सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने 5 मार्कर्स के बारे में बताए। आगे 11 मार्कर्स, यूसीसी क्या है, यूसीसी लागू करने के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। मैंने यहाँ पर आप तर्क बताए हुए हैं। यूसीसी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख करते हुए बताइए कि भारत में इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया जा सका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके अलावा निबंध भी बन सकता है, जैसा मैंने जिक्र किया है पहले। निबंध किस तरह से पूछ सकता है, एक समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय की स्थापना की ओर कदम, है ना, ये निबंध पूछ सकता है। तो इस तरह से आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं कुछ नए तथा महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँगा। मेरे पास लगातार ये डिमांड आ रही है कि मैं केस स्टडी से संबंधित वीडियो बनाऊं, तो इस तरह का वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।